ये साल 2007 की बात है। मैं उस वक्त इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। मार्केट में ताज़ा जलेबी बन रही थी। वो खरीदी तो अखबार के साथ उन्हें वाला टुकड़ा मेरी पूरी जिंदगी तब्दील कर गया। दरअसल मेरी ये बचपन से आदत रही है कि वो जब भी मोहल्ले के दुकानदार ने अखबार में लपेट कर कोई चीज दी तो वो अखबार का टुकड़ा मैं जरूर देखता और पढ़ता था। हुआ कुछ यूं कि उस टुकड़े पर एक कालम छिपा हुआ था। कालम लिखने वाले का नाम अब याद नहीं है, लेकिन उसने जो लिखा था वो सब याद है। लफ्ज बेलफ्ज तो नहीं, लेकिन याद है। अब भी सुनिए। उसने लिखा कि मैं कल अपने एक कारोबारी दोस्त के पास दफ्तर गया, चाय पी, खूब बातें की, तब तक घर जाने का वक्त हो गया। जब दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तो कलरक ने आकर एक शिकायत लगाई कि हम जनाब फिलां चपरासी सुस्त है, काम नहीं करता। ड्राइवर ने भी उसकी तस्दीक कर दी। मेरे दोस्त ने कहा, अगर काम नहीं करता तो किस लिए रखा हुआ है, फारिग कर दो उसे। मैंने फौरन मुदाखलत की और कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि एक दफा उससे बात कर लो, क्या पता इसके कुछ मसाइल हों। फिर मैंने उन्हें एक वाकया सुनाया। शेख साहब लखनऊ में एक मामूली से दफ्तर में मुलाजिम थे। दिन कुछ ऐसे फिरे कि इसी दफ्तर के बास को पसंद हो गए और यूं इनकी फैमिली में ही शेख साहब की शादी हो गई। कुदरत शेख साहब पर मेहरबान थी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री से 2, 4 और फिर ना जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। पैसा बरसता गया, 2 बच्चे भी हो गए। शेख साहब ने किराए वाली कमरे से एक अपार्टमेंट और फिर एक इंतहाई पाश इलाके में एक कोठी खरीद ली। माली की जरूरत पेश आई तो हैदराबाद के किसी गांव से आए हुए सुल्तान को फैक्ट्री से निकालकर अच्छी तनख्वाह पर अपनी कोठी में मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। न किसी से कोई झगड़ा, न कोई अदावत, न कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे किसी काम से घर वापस हुए तो गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी कर दी कि अभी वापस दफ्तर जाना था। दरवाजे से घर के दाखिली दरवाजे के दरमियान अल्लाह जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी देते वक्त सुल्तान के हाथ से पाइप छोटा और शेख साहब के कपड़ों पर पूरी एक तेज फुहार जा पड़ी। शेख साहब भीग गए। सुल्तान शेख साहब के पांव में गिर गया, गड़गड़ाकर माफी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई। लेकिन शेख साहब का गुस्सा इस्मान पर था। गुस्से में ना औ देखा ना ताव, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया। कहा, शाम से पहले उस घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे के पास ही बैठ गया कि शायद शेख साहब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वापस बुला लें। शाम को शेख साहब वापस हुए, देखा सुल्तान अभी तक बैठा हुआ था। गार्ड को कहा, उसे धक्के देकर निकाल दो, ये यहां नजर न हुए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था। रब जाने कहां गया था। वक्त गुजरता गया। शेख साहब के तेजी से तरक्की पाते कारोबार और फैक्ट्रियों में एक ठहराव सा होने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ती गई, लेकिन शेख साहब जिंदगी से बहुत मुतमईन थे। फिर शेख साहब की एक फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। कुछ मजदूर भी जल गए। शेख साहब को बैठे बैठाए करोड़ों का झटका लग गया। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। दोस्तों के साथ सैर पर गया, वापसी पर हादसा हुआ तो वो जवान जहान दुनिया से रुखसत हो गया। शेख साहब की कमर टूट गई। नुकसान पर नुकसान होते गए। कोठी बेचना पड़ गई और आम आवाम के दरमियान रहने पर मजबूर हो गए। जब अकल से कुछ पल्ले न पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से बेहतर हो जाए। बाकी मांदा कारोबार फरोख्त करके और कुछ देगर प्रॉपर्टी को रहन रखकर बेनक से कर्ज लिया और छोटे बेटे को एक नया कारोबार लगा कर दिया। हद तो ये हो गई कि छोटे बेटे के पार्टनर दोस्त ने धोखा दिया और अक्सर पीसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन एक पुराना जानने वाला मिलने अय्या। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया। कहा, शेख साहब दौड़ दुराज से एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। नजदीक एक मकान में उनका चंद दिन का कयाम है। अगर इनके पास से दुआ करवा लें तो अल्लाह करम करेगा। शेख साहब फौरन तैयार हो गए। बताए हुए मकान पर पहुंचे, बुजुर्ग से मुलाकात की और अपना मसला बयान किया।
बुजुर्ग ने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोलें, शेख को देखा और कहा, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला था? शेख के सिर के ऊपर गविया एक क़यामत टूट पड़ी। उनखों से उनसुओं की एक न थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख बुजुर्ग के पांव में गिर गया, माफिया मांगने लगा। बुजुर्ग ने उसे कहा, मेरी बात सुनो, परवरदिगार राज़िक है, वो रिस्क जरूर देगा, लेकिन इसका वसीला इंसानों को ही बनाएगा। ऊपर से नीचे उतरे पानी की तकसीम जिस तरह नहरों नालों की तरह होती है, रिस्क की तकसीम उसी तरह है। परवरदिगार के नजदीक हम में से हर एक शख्स वसीला है किसी और के रिस्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिस्क जो इस वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था, खत्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए सुल्तान को 1500 रुपए देने के लिए मिलते थे, तुमने वो रोक लिए, ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा खत्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो, अगर वो मान जाए और माफ कर दे तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। शेख की दुनिया लट गई, वो सर पेटता घर आया, पुराने कागजात ढूंढता रहा कि शायद कहीं सुल्तान का कोई पता, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और मालूमात मिल सके। कुछ भी ना मिला तो शेख दीवाना वार सुल्तान को ढूंढने के लिए हैदराबाद चला गया, मगर सुल्तान न मिला। शेख का दिल का सुकून खत्म हो गया था। चंद दिन के बाद शेख का इंतकाल हो गया। कालम नगार ने लिखा, मैंने अपने दोस्त को ये पूरी कहानी सुनाई और उसे कहा, चपरासी को ना निकालो, इसका रिस्क तुम्हारे रिस्क से जुड़ा है, उसे तो रब कहीं और से भी दे देगा कि उसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस मुआवजे वाली नामत से महरूम हो जाओ। मुझे ये वाकया पढ़े हुए 13 साल गुजर गए हैं। अब यकीन करें, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं माली मामलात में बहुत ज्यादा मेहतात हो गया। अगर किसी के पास कुछ पैसे रह गए तो नहीं मांगे कि कहीं ऊपर वाले से मिलने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। मैंने ढूंढ कर और नेक नीति से वसीला बनने की कोशिशें भी की। मैं जो भी मुस्तहक हैं उनका ख्याल करने की कोशिश की। मैं उन 13 सालों में कभी तंग दस्त नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक वसीला मिलता गया और मैं आगे बढ़ता रहा।